संसद का एक दौर था जब विपक्ष का कोई युवा नेता अगर बीमार भी पड़ता तो सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री खुद उसके विदेश में इलाज की व्यवस्था कर देते थे। और एक आज का वक्त है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को देश का दुश्मन बताते हैं। हमारी संसद, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, आखिर यहां तक पहुंची कैसे? इसी सवाल पर बात कर रहे हैं मशहूर लेखक शशि थरूर, जो तिरुवनंतपुरम की सीट से चौथी बार के कांग्रेस सांसद हैं। नमस्ते, मैं दीपक तेनगुरिया हूं और आप वैचारिकी देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का हमारा खास शो है, डेली आता है, जहां हम अंग्रेजी में छपे अहम लेखों का सार आसान हिंदुस्तानी ज़बान में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और आपका खूब सारा इसको प्रेम भी मिल रहा है। जो भी फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स उसके लिए ओपन है। अब सुनते हैं कि आखिर थरूर कह क्या रहे हैं। हाल ही में खत्म हुए संसद के मानसून सत्र ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर दी है कि लोकतंत्र के इस मंदिर को गतिरोध या पूरी तरह से ठप होने से बचाने के लिए अब फौरन कुछ करना होगा। हमारे संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम दलों की राजनीति और परिपक्व राजनीति के बीच कोई संतुलन नहीं बना पाए हैं। एक तरफ विपक्ष अड़ा रहता है, फिर कुछ मुद्दों पर जरूरी बहस होती है, और दूसरी तरफ है सरकार, जो समझौते को अपनी कमजोरी मान लेती है। नतीजा क्या होता है? अगर विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती तो वो हंगामा करता है, सरकार उसकी एक भी मांग मानने को तैयार नहीं होती, और इस पूरी खींचतान में जो बर्बाद होता है वो है संसद का कीमती वक्त, जनता की गाढ़ी कमाई से आया टैक्स का पैसा, और सबसे अहम एक असली और सार्थक बहस। कोई फ्रूटफुल चर्चा हो ही नहीं पाती। इतना ही नहीं, सांसदों के हाथ से वो मौके भी निकल जाते हैं जो उनका असली काम है, मसलन शून्यकाल यानी 0 आवर में मंत्रियों से सवाल पूछने का काम। ये संसद का वो वक्त है जब सांसद बिना पहले से सूचना दिए जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं। नियम 377 के तहत, 377 के तहत राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं वो रख सकते हैं, अपने क्षेत्र की बात रख सकते हैं, या फिर उन बिलों पर अपनी राय दे सकते हैं जिन्हें सरकार शोर शराबे के बीच खुशी खुशी पास कर ले जाती है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये रिश्ता हमेशा से ऐसा कड़वा नहीं था। एक ऐसा दौर था जब हमारी सियासत में एक बुनियादी शराफत हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर एक किस्सा बड़े चाव से सुनाते थे कि कैसे विपक्ष के एक नौजवान पिछली बेंच पर बैठने वाले सांसद के तौर पर जवाहरलाल नेहरू उनके साथ बेहद इज्जत से पेश आते थे, कैसे राजीव गांधी ने उनका इलाज अमेरिका में करवाया, और कैसे नरसिम्हा राव ने उन्हें कश्मीर पर हुए एक अहम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जेनेवा भेजा था। जरा सोचिए, अलग अलग दलों के बीच ऐसा व्यवहार क्या आज के दौर में मुमकिन लगता है? इसकी पॉसिबिलिटी है? इसकी जगह अब भारतीय राजनीति कैसी जंग में बदल गई है जहां हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने और बदनाम करने के खेल में लगा हुआ है। दोनों पक्ष खुद को पूरी तरह से सही मानते हैं और दूसरे को पूरी तरह गलत मानते हैं। सत्ता पक्ष के लिए कोई भी असहमति एंटी नेशनल या देश विरोधी बन जाती है, वहीं विपक्ष खुद को मुट्ठी भर पांडवों की तरह पेश करता है जो एक ताकतवर और साधन संपन्न कौरव सेना से लड़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र इस तरह नहीं चल सकता। उसकी एक बुनियादी शर्त है आपसी भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। यानी ये मानना कि हमारा सबसे कट्टर विरोधी भी अपने मुल्क का भला ही चाहता है, भले ही उसका तरीका हमसे बिल्कुल अलग हो। लेकिन अब हम अपने सियासी विरोधी को दुश्मन मान लेते हैं तो शासन चलाने के लिए जरूरी जो साझा जमीन है वो खत्म हो जाती है। ये टूटता भरोसा किसी एक का नहीं बल्कि सबकी साझा नाकामी है, कॉमन फेल्योर है। आज जो सत्ता में है वो भी विपक्ष में रहते हुए इतने ही सख्त थे जो नेता कभी संसद में हंगामे और गतिरोध को सरकार की जवाबदेही तय करने का जरूरी हथियार बताते थे, वही सत्ता में आते ही बदल जाते हैं। उनके लिए अब वही हंगामा एक गुनाह बन गया जिसे माफ नहीं किया जा सकता। और ये हैरानी की बात नहीं, जो विपक्ष सालों तक इन्हीं हथकंडों को झेलता रहा वो अब सरकार का ये उपदेश मानने को तैयार नहीं है। पुरानी कहावत है कि दूसरों के साथ वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो, ठीक? लेकिन आज की राजनीति का नया उसूल कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है दूसरे के साथ वही करो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। अब यहाँ एक और फर्क समझिए, ठीक? संसद में अच्छा प्रदर्शन और चुनावों में जीत, इन दोनों का आपस में कोई खास रिश्ता नहीं रह गया है। दरअसल सांसद इसलिए नहीं चुने जाते कि वो संसद में सवाल जवाब के दौरान किसी मंत्री को घेर सकें या बिल की कमियां बारीकी से पकड़ सकें। वो दो और वजहों से चुने जाते हैं। क्या? पहली कि वो अपनी क्षेत्र के लोगों की कितनी सेवा करते हैं और उनके कितना काम आते हैं, और दूसरी कि उनकी स्थानीय राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है। नतीजा ये कि जो हुनर संसद के पटल पर दिखना चाहिए था वो अब टीवी स्टूडियो में चला गया है। और जब पार्टी व्हिप और अपनी पार्टी सांसदों को बहस के बजाय सदन में शोर मचाने के लिए भेजती है तो एक साफ संदेश देती है
यही कि उनके लिए संसद की काबिलियत से कहीं ज़्यादा अहम है दलों की अपनी आक्रामकता। एक दौर था जब पार्टियां अपने नेताओं में दो तरह के हुनर की कद्र करती थी। पहला क्या कि स्ट्रीट की राजनीति, स्ट्रीट पॉलिटिक्स कैसी है और लोगों को इकट्ठा करने की ताकत की कितने लोग साहब इनके कहने पर आ जाएंगे, बुला लिए जाएंगे। और दूसरी संसद की राजनीति यानी बहस करने की काबिलियत कि कितनी बढ़िया तरह से विपक्षियों को घेर सकते हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का दौर याद कीजिए, उनकी सबसे बड़ी जो क्लेम टू फेम था वो ये था कि वो बहुत तीखे हमले करते थे सरकार पर। लेकिन अब जब स्ट्रीट की राजनीति ने संसद में घुसपैठ कर ली है तो संसद की राजनीति के पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इससे हमारा डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स कमज़ोर हो रहा है और प्रगति के मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति बनने की गुंजाइश खत्म हो रही है। हालांकि कुछ अच्छा काम आज भी होता है, लेकिन वो संसदीय समितियों में होता है, ज़्यादातर मीडिया की नज़रों से दूर, वहाँ जहाँ कैमरे नहीं होते, क्योंकि कैमरे तो हंगामे और दिखावे को ही अहमियत देते हैं, लेकिन जनता को जो दिखता है वो सिर्फ हंगामा है, बातचीत की कमी है और कम्युनिकेशन का पूरी तरह टूट जाना है। यही वजह है कि आज पूरे देश में संसद के कामकाज को लेकर एक गहरी मायूसी है। संसदीय मानकों में आई गिरावट को मौजूदा सरकार ने और बढ़ा दिया है। इस सरकार के मन में देश की विधायिका के लिए एक छिपी हुई अवहेलना साफ दिखती है। वो विपक्ष से बातचीत करने के बजाय उसे रौंद कर आगे बढ़ना पसंद करती है। वहीं आप जवाहरलाल नेहरू का दौर देखिए। नेहरू रोजाना संसद जाते थे, वो इसे भारतीय लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल मानते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बहुत कम आते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने संसद को एक विचार विमर्श करने वाले लोकतंत्र से घटाकर बस एक नोटिस बोर्ड बना दिया है, जहां सरकारी फैसलों का ऐलान होता है और एक रबर स्टैंप जिससे उन फैसलों पर कानूनी मुहर लगाई जाती है। संसद के महत्व को इस तरह कम करना हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की जड़ पर चोट करना है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस संस्था को खोखला करने का काम खुद इसके रखवाले कर रहे हैं। हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ के करीब पहुंच रहे हैं जहां संसद के पूरी तरह ठप हो जाने पर जनता को उसकी कमी महसूस तक नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर संसद अपना मकसद खो दे तो हमारे लोकतंत्र में बचेगा क्या? लोकतंत्र एक बेहद नाजुक संतुलन की मांग करता है। वो चाहता है कि चुनाव के वक्त नेता अपनी विचारधारा पर डट कर लड़ें, लेकिन जैसे ही वोट पड़ जाएं, वही नेता देश की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। एक स्वस्थ पॉलिटिकल कल्चर बनाने के लिए ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है, जो लोकतांत्रिक इतिहास के पुराने सबकों, दुनिया भर की मिसालों और जनसेवा के बदलते स्वरूप से सीख लेता है। जब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि पार्टीगत दुश्मनी से ऊपर देश के हित को रखना चाहिए, तो शासन आपसी खींचतान और रुकावटों से रचनात्मक सहयोग में बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी विचारधारा या अपना उसूल छोड़ दे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भले ही पार्टियों के रास्ते अलग हों, पर मंजिल एक ही है, और वो मंजिल है देश के लोगों की भलाई, सुरक्षा और खुशहाली। इसका एक आसान सा हल भी है, सॉल्यूशन भी है। क्या कह रहे हैं थरूर? वो कह रहे हैं कि जो दुनिया की दूसरी जगहों पर कामयाब भी रहा है सॉल्यूशन, विपक्ष को हफ्ते में 1 दिन या रोजाना 2 घंटे दे दिए जाएं। इस दौरान वो कोई भी मुद्दा उठा सके जो उसे ज़रूरी लगे, और बाकी वक्त संसद का काम बेरोक टोक चलता रहे। बस आखिर में मेरा एक ही सवाल है, क्या सरकार में किसी के पास इतनी दूरदर्शिता या इतनी कल्पना भी है कि वो एक ऐसा समझौता कर सकें? तो ये है शशि थरूर का कहना। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश की संसदीय परंपरा पर उनका ये लंबा आलेख था, जो हमने आपके लिए सहज हिंदुस्तानी ज़बान में रखने की कोशिश की है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्ते, थैंक यू।